नमस्कार दोस्तों, आज रविवार है और आज आपका अखबार के संडे स्पेशल का दिन है। तो जैसा मैंने वादा किया था कि नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, कैसे उनको रोकने की कोशिश हुई, कौन पक्ष में था कौन खिलाफ था, पूरा घटनाक्रम, किस तरह से आखिरकार उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, ये पूरी कहानी बताऊंगा। पिछले हफ्ते मैंने बताया था आपको कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे भारत के 1946 में, जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, अंतरिम सरकार बन रही थी उस समय। जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो, इस वीडियो के आखिर में उसका लिंक डाल देंगे, देख सकते हैं। तो बात हो रही है नरेंद्र मोदी की। 2012 का विधानसभा चुनाव गुजरात में जीतने के बाद उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया था कि अब गुजरात में उनकी पारी समाप्ति की ओर है और वो दिल्ली का रुख करना चाहते हैं। देश में उस समय जो माहौल था, अन्ना हजारे का आंदोलन पीक पर था और उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हो चुका था। पूरे देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था। लोगों के मन में था कि ये भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए और इस भ्रष्टाचारी सरकार का भी अंत होना चाहिए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चल रही थी। उस समय उम्मीद की किरण के रूप में लोगों को नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी, उनके विकास कार्यक्रमों की चर्चा हो रही थी और उनका भ्रष्टाचार को लेकर जो रुख था, जीरो टॉलरेंस की जो उनकी पॉलिसी थी, उससे और ज़्यादा लोग आकर्षित हुए। तो जो लोग भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, जो भाजपा के समर्थक थे और जो समर्थक नहीं थे और संभावित रूप से और समर्थक हो सकते थे, उन सब के मन में एक ही बात थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। इस पर शंका इसलिए थी कि भाजपा में मतभेद थे और संघ में भी मतभेद थे। नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी उम्मीदवारी को लेकर संघ और भाजपा दोनों में एक तरह से दो फाड़ था। जो समर्थन में थे वो बिल्कुल जिद पर अड़े हुए थे, या कहिए कि उनको लग रहा था कि अगर ये नहीं हुआ तो पार्टी का डूबना तय है। और जो विरोध में थे उनको लग रहा था कि इससे पार्टी का नुकसान होगा। तो ये संघर्ष चल रहा था। इस बीच में कुछ घटनाएं हुई। 2013 का विधानसभा चुनाव कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन 3 राज्यों में और दिल्ली, यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले थे। सवाल उठा कि क्या नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। ये हुआ कि नहीं, उनको लोकसभा चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। यहीं से विरोध शुरू हो गया। अभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की तो बात ही नहीं आई थी। जो लोग विरोध में थे उनको लग रहा था कि यही रोक देना चाहिए। इस बीच में कुछ घटनाएं हुई। आगरा में आरएसएस का एक शिविर था जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत आए हुए थे। तो कार्यक्रम के अंत में जो सवाल जवाब का सेशन होता है, उसमें एक स्वयंसेवक ने सवाल पूछा। कहा कि मेरे इस प्रश्न का आज के कार्यक्रम या इस शिविर के कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, इसका संघ से भी उस तरह से सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन जनता में, लोगों में बार बार ये सवाल पूछा जाता है तो मैं उनको क्या जवाब दूं, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। उसने पूछा कि क्यों संघ को नितिन गडकरी पसंद है और नरेंद्र मोदी नहीं पसंद है। ये आम धारणा बन रही है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के पक्ष में संघ नहीं है। सरसंघ चालक इस प्रश्न का कोई सीधा जवाब नहीं दे पाए, असमंजस में दिखे। शायद वो देना नहीं चाहते थे, या आरएसएस में उस समय तक कोई फैसला नहीं हुआ था, इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ कहना नहीं चाहते थे। वजह जो भी हो, बहरहाल उनको एक फीडबैक मिला। उसके बाद जो संघ ने फीडबैक लेना शुरू किया, उसका असर ये हुआ कि ये लगने लगा कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया तो संघ के स्वयंसेवक घर बैठ जाएंगे।
गांव-गांव में जहां भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जाते थे, लोगों का एक ही सवाल होता था। कहते थे कि अगर वोट चाहिए तो मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ। और ये जो ग्राउंड से दबाव बढ़ना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे लगातार ऊपर तक पहुंच रहा था। तो संघ में जब तक ये फैसला नहीं हुआ था, तब तक नरेंद्र मोदी के विरोधी, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी के संसदीय बोर्ड, जो सबसे बड़ी नीति निर्धारक संस्था है, उसकी जून में 7 से 9 जून 2013 को गोवा में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। उससे पहले तक ये माहौल बन चुका था कि कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष तो कम से कम अभी बनाया ही जाना चाहिए। इसको रोकने की कोशिश हुई, मोदी विरोधी कैंप ने इसको रोकने की कोशिश की, और इस कैंप की अगुवाई कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह। अटल जी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रह गए थे, उनके बाद सबसे बड़े नेता, सबसे अनुभवी नेता और सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले पार्टी को खड़ा करने में लाल कृष्ण आडवाणी थे। ये अलग बात है कि 2005 में पाकिस्तान की यात्रा और जिन्ना की मज़ार पर जाने के बाद से वो संघ और भाजपा दोनों में धीरे धीरे हाशिए पर खिसकते जा रहे थे। लेकिन उनको लग रहा था कि वो अब भी पार्टी में फैसले करवा सकते हैं और फैसले रुकवा सकते हैं। उनके साथ बड़ी मजबूती से खड़ी थी सुषमा स्वराज। ऐसा लोग कहते हैं कि आडवाणी जी चाहते थे कि सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बने, हालांकि इस बारे में कभी किसी ने सार्वजनिक रूप से कुछ कहा नहीं, तो इसलिए इसकी पुष्टि या खंडन जो है वो बड़ा कठिन है। लेकिन इतना तो तय था कि आडवाणी जी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, बल्कि अभी तो शुरुआत है बात की, तो अभी तो चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष भी बनाने को तैयार नहीं थे। जब लगा कि दबाव बढ़ रहा है, ये करना पड़ेगा, तो पहले टालने की कोशिश के लिए कहा गया। इसमें सुषमा स्वराज, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी तो थे ही, शिवराज सिंह चौहान, इन सब लोगों ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद इस पर फैसला किया जाए। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक तो तय हो चुकी थी 7 से 9 जून, और उसमें फैसला होना था, उसको टालने की कोशिश की जा रही थी। तो जब लगा कि इस नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनने से रोका नहीं जा सकता, तो दूसरा दांव चला गया। लाल कृष्ण आडवाणी कार्यकारिणी की बैठक में 7 तारीख को नहीं पहुंचे, और एक तरह से संदेश था कि अगर इस बात पर फैसला होना है तो वो नहीं आएंगे। बैठक में यशवंत सिन्हा भी नहीं गए, और उन्होंने कटाक्ष किया। कटाक्ष उन्होंने दोनों पर किया, लाल कृष्ण आडवाणी पर भी किया और नरेंद्र मोदी पर भी किया। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे नमोनिया नहीं हुआ है। मोदी को लेकर जो है वो कटाक्ष कर रहे थे। और दूसरी बात ये कही कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो इसलिए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी के कैंप से ये खबर भेजी गई गोवा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका पेट गड़बड़ हो गया है, इसलिए शायद वो कार्यकारिणी की बैठक में ना आ पाए। शत्रुघ्न सिन्हा भी नहीं गए, उस समय स्टार हुआ करते थे। उमा भारती भी नहीं गई थी, लेकिन उमा भारती ने संदेश भिजवाया राजनाथ सिंह के पास कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उनको मंजूर होगा। अब आप देखिए कि मोदी को रोकने की कोशिश शुरुआत से ही हो रही थी। जब आखिरी दिन तक लाल कृष्ण आडवाणी नहीं आए, और ये आपको बता दें, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जनसंघ की स्थापना से और इस 2013 की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो गोवा में हुई, उससे पहले तक कोई ऐसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी न गए हों। तो ये पहला मौका था। आडवाणी को लगा कि अगर वो बैठक में नहीं जाएंगे तो इतना बड़ा फैसला नहीं होगा, फैसला टल जाएगा, तो फिर हम आगे देखेंगे। तो आगे की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने ये आखिरी दांव, अपना ब्रह्मास्त्र चला कि मैं बैठक में नहीं आऊंगा। लेकिन राजनाथ सिंह पर दबाव लगातार पार्टी का, पार्टी के दूसरी पीढ़ी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बढ़ता जा रहा था।
अब संघ से भी उनको जो है संकेत मिल चुके थे कि नरेंद्र मोदी को ये पद सौंपा जाना चाहिए। और राजनाथ सिंह के बारे में आपको एक बात बता दें अच्छी तरह से कि संघ से जो भी काम मिलता है उसको वो बड़ी निष्ठापूर्वक पूरा करते हैं, उसमें कोई हिला हवाली नहीं करते। वो उनके लिए एक तरह से जो है वो अंतिम निर्देश की तरह होता है, उस पर वो जो है फिर कोई राजनीति करते नहीं है। तो एक बार संघ का सिग्नल मिल जाए तो स्थितियां बदलने लगती हैं। तो आखिरी दिन 9 जून को कार्यकारिणी की बैठक का जो आखिरी दिन था, उस दिन राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दी कि नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है और ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ है, किसी ने विरोध नहीं किया। हालांकि सुषमा स्वराज नाराजगी में पब्लिक रैली होने वाली थी, उससे पहले लौट आई दिल्ली, जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है शामिल हुई हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक याद आ रहा है वो पहले लौट आई थी। इधर नीतीश कुमार जो है उनको लग रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए बीजेपी से तो मेरा चांस चला जाएगा। उनको लग रहा था कि हंग पार्लियामेंट आएगी, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी और ऐसे में नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई तैयार नहीं होगा तो एलाइज जो हैं बाहर से जो समर्थन मिलेगा वो पार्टियां उनके नाम को आगे कर सकती। तो वो बेचैन घूम रहे थे व्याकुल भारत की तरह कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को रोका जाए। बिहार में वो रोक चुके थे, बिहार में लगातार वो चुनाव में बीजेपी का प्रचार भी नहीं करने देते थे नरेंद्र मोदी को, ये शर्त रखते थे बीजेपी हाईकमान के सामने, उसको माना जाता था। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक 16 जून को दिल्ली में सम्मेलन रखा। वो उससे पहले जो है ये पक्का कर लेना चाहते थे कि बीजेपी क्या फैसला करने वाली है इस मुद्दे पर। उनकी इससे पहले राजनाथ सिंह से पहले जब नितिन गडकरी अध्यक्ष थे तब उनसे बात हो चुकी थी। तो उनसे पूछा था कि क्या आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने वाले हैं। नितिन गडकरी ने कहा था आप निश्चिंत रहिए, हम किसी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करके लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। नेता का फैसला चुनाव के बाद होगा और मैं जब तक अध्यक्ष हूं तब तक इसके अलावा और कुछ नहीं होगा फैसला। नीतीश कुमार निश्चिंत थे। लेकिन गोवा में जब यह फैसला हो गया चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने का, तो उनको लगने लगा कि अब मामला जो है दूसरी तरफ जा रहा है। तो उन्होंने जब सम्मेलन बुला लिया अपनी पार्टी का और ये तय हो गया था कि इसी सम्मेलन में वो घोषणा करेंगे एनडीए से अलग होने की। तब आडवाणी जी के कहने पर सुषमा स्वराज ने फ़ोन किया उनको और नीतीश कुमार से ये कहा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष ने आपसे जो वादा किया था उस वादे पर हम अब भी कायम हैं। भले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये फैसला हो गया, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड में हमारा बहुमत है और हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने देंगे। इसलिए आप एनडीए से अलग होने का फैसला मत कीजिए। आपके रहने से हमें ताकत मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार को भरोसा नहीं हो रहा था कि आडवाणी जी पूरी ताकत लगाकर गोवा में इस फैसले को रुकवा नहीं पाए तो आगे रुकवा पाएंगे, इस पर उनको शंका थी। तो अपने राष्ट्रीय सम्मेलन से एक दिन पहले रात में वो राजनाथ सिंह से मिलने गए जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, और उनके सामने यही प्रश्न रखा कि देखिए हमको साफ साफ बताइए, हमको कल फैसला लेना है। अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना रहे हैं तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। तो राजनाथ सिंह ने उनको जवाब दिया कि देखिए मैं अगर चाहूँ भी तो ये फैसला नहीं रोक सकता। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने से रोकना संभव ही नहीं है। और उन्होंने बताया कुछ दिन पहले का किस्सा जयपुर का। उनका जयपुर में रैली थी बीजेपी की और बहुत बड़ी रैली थी, अभूतपूर्व रैली थी। और उन्होंने कहा कि मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो कई मिनट तक लगातार मोदी मोदी के नारे लगते रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर ये फैसला पार्टी ने नहीं किया तो हमारा कार्यकर्ता हमको मारेगा। हमको मतलब नेताओं को मारेगा,
पार्टी के जो लोग इसका फैसला लेंगे। तो उन्होंने कहा मैं आपको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता। अगले दिन नीतीश कुमार ने घोषणा की और वो एनडीए से अलग हो गए। अब बात आई, अब चर्चा होने लगी कि क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। तब तक आरएसएस फैसला ले चुका था कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में या नरेंद्र मोदी को रोकना अब संभव नहीं है। और संघ में भी जो धड़ा नरेंद्र मोदी के पक्ष में था वो बहुत तर्कसंगत ढंग से अपनी बातें रख रहा था। उनकी बातों को काटना जो है बहुत कठिन हो रहा था। तो आखिर संघ को कोई एक फैसला लेना था कि नरेंद्र मोदी के साथ सरकार चाहिए आपको 2014 में, या नरेंद्र मोदी के बिना विपक्ष में बैठने की तैयारी करें। तो पहला जो ऑप्शन था उसको संघ ने चुना। एक बात, अब बात हुई 13 सितंबर 2013 की तारीख याद कीजिए। इस दिन तय हुआ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और इसमें फैसला होगा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड में 12 सदस्य थे, 12 सदस्य ही होते हैं, एक अध्यक्ष और 11 सदस्य। तो अटल बिहारी वाजपेयी सदस्य थे जो राजनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं थे, तो उनके आने का कोई सवाल नहीं था। उसके अलावा दूसरे सदस्य थे लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, चौथे सदस्य थे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पांचवें सदस्य थे पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, छठे सदस्य थे महामंत्री अरुण जेटली, सातवां सदस्य थे अनंत कुमार, आठवें सदस्य थे थावरचंद गहलोत, नौवें सदस्य थे रामलाल जो संगठन महामंत्री थे, 10वें सदस्य थे वेंकैया नायडू, 11वें सदस्य थे सुषमा स्वराज और 12वें सदस्य थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, उससे पहले तक पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता था। राजनाथ सिंह के पहले कार्यकाल में उन्होंने उनको बनाया था, फिर हटा भी दिया था, लेकिन इस बार दोबारा बने तो फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य बना दिया था। तो इन 12 सदस्यों में से सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी धुर विरोधी थे। राजनाथ सिंह और अरुण जेटली खुलकर समर्थन में थे। बाकी सदस्य देख रहे थे ऊंट किस ओर करवट लेता है, और ऊंट किस ओर करवट लेता है इसके लिए उनके लिए एक ही इशारा था कि संघ क्या फैसला लेता है। तो 13 तारीख को 10:15 बजे नितिन गडकरी ने राजनाथ सिंह को संदेश दिया कि भागवत जी का संदेश है कि नरेंद्र मोदी को आज ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। तो मामला साफ हो गया। अब इसके बाद जो संघ के इशारे का इंतजार कर रहे थे वो लोग पलटने लगे। मुरली मनोहर जोशी साथ आ गए, उन्होंने कहा कि हाँ आज ही फैसला होना चाहिए। फिर रामलाल तो संगठन महामंत्री थे, उनको साथ होना ही था। थावरचंद गहलोत आ गए। फिर एक एक करके बाकी सदस्य आने लगे। वेंकैया नायडू और अनंत कुमार को लेकर मोदी कैंप में शंका थी कि ये आडवाणी जी का साथ छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। आडवाणी जी के कैंप से भी इस चीज़ को लगातार फॉलो किया जा रहा था। लगातार बैठकें हो रही थी। 13 से पहले 12 की रात देर रात तक बैठकें होती रहीं। आडवाणी जी से मिलने जाते रहे लोग। सुषमा स्वराज मिलने गई। फिर जो है दिन में करीब 1 बजे 1:15 बजे करीब राजनाथ सिंह गए। राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज की मौजूदगी में आडवाणी जी ने बहुत साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं तो मैं पार्टी के लिए काम करने में अपने को असमर्थ मान पाऊंगा। बड़ा स्पष्ट संदेश था। अब इससे ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकते थे। जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया। लेकिन उसके बाद भी 3:15 बजे करीब राजनाथ सिंह फिर एक बार गए कोशिश करने कि मान जाए आडवाणी। आडवाणी नहीं माने। पार्लियामेंट्री बोर्ड की 5:30 बजे बैठक तय थी, लेकिन 5:30 बजे शुरू नहीं हो पाई। वहाँ 3:15 बजे गुजरात से नरेंद्र मोदी रवाना हो गए दिल्ली के लिए। आए वो गुजरात भवन गए, उसके बाद आडवाणी जी से मिलने गए। कहा गया कि वो आडवाणी जी का आशीर्वाद लेने गए, लेकिन आडवाणी जी का आशीर्वाद ऐसा लगता नहीं कि उन्हें मिला,
क्योंकि मिला होता तो आगे का घटनाक्रम अलग होता। उसके बाद वो पार्टी ऑफिस नहीं गए। करीब 6 बजे के करीब पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हुई और बैठक में सुषमा स्वराज खुलकर ये कहती रहीं कि मेरा डिसेंट नोट लिखिए, आप सब लोग पछताएंगे, गलत फैसला कर रहे हैं, मत बनाइए, मैं अब भी कह रही हूं, अब भी सोच लीजिए। लेकिन बाकी सब लोग मन बना चुके थे। एक तो कार्यकर्ताओं का दबाव, जनता का दबाव, फिर आरएसएस का फैसला। तो एक तरह से बहुमत तय हो चुका था किधर है। आडवाणी जी आखिरी मिनट तक कोशिश करते रहे कि ये टल जाए, ये फैसला ना हो। ये भी कोशिश हुई कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज की बैठक ही रद्द कर दी जाए, वो भी नहीं हुआ। 6:24 पर उनको जो भी जहाँ से भी संदेश मिला हो, उनको लगा कि उनके मन माफिक फैसला कुछ हो सकता है। वो अपने घर से बाहर निकले, पोर्टिको में गाड़ी में बैठे भाजपा कार्यालय आने के लिए। बैठते ही उनके पास कोई फ़ोन आया, उसके बाद फिर वो उतर गए, गाड़ी से घर चले गए और वहाँ से एक चिट्ठी भेजी राजनाथ सिंह को कि जिस तरह से पार्टी चल रही है, जो कार्यकलाप है पार्टी का, उसको देखते हुए मैं बहुत दुखी हूँ और मैं आज की बैठक में आने में असमर्थ हूँ। 6:29 पर राजनाथ सिंह ने घोषणा कर दी कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। हाँ, एक बात छूट गई। जब लगा कि अब रोकना मुश्किल है तो एक और दांव चला गया आडवाणी जी के कैंप की ओर से और कहा गया कि ठीक है, हम बनाने को तैयार हैं उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, लेकिन 2 शर्तें हैं। एक, वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। दूसरा, चुनाव अभियान समिति के पद से इस्तीफा दें। एक व्यक्ति 3 पदों पर नहीं रह सकता। उनको मालूम था कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, इसीलिए ये शर्त जोड़ी गई थी। चुनाव अभियान समिति से तो दे देते इस्तीफा, ये शर्त जोड़ी इसलिए गई थी कि वो इस शर्त को मानेंगे नहीं तो हमको ये बहाना मिलेगा, आधार मिलेगा कि देखिए ये शर्त मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हम इनके खिलाफ हैं। और जब राजनाथ सिंह ने घोषणा की तो उन्होंने कहा कि ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। तो आडवाणी जी, अटल जी तो उस बैठक में आए नहीं थे, तो उनके वोट का कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी सुषमा स्वराज की कि वो आखिरी मिनट तक विरोध करती रही नरेंद्र मोदी का, लेकिन जब पार्टी ने फैसला ले लिया तो वो पार्टी के साथ हो गई। आप देखिए 13 सितंबर 2013 से और वो जब तक जीवित रही, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं की। जो भी उनका विरोध था, व्यक्तिगत था, सैद्धांतिक था, जो भी रहा हो, विरोध जब तक पार्टी ने फैसला नहीं लिया था तब तक उन्होंने किया। और पार्टी ने फैसला एक बार ले लिया तो पार्टी के फैसले के साथ हो गई। और उनके इस जज्बे को, उनके इस गुण को नरेंद्र मोदी ने रिकॉग्नाइज किया, ये जानते हुए भी कि आखिरी मिनट तक वो उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ थी। उनको न केवल कैबिनेट में लिया बल्कि सीसीएस, जो कैबिनेट की मतलब सरकार की सबसे पावरफुल कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसका सदस्य बनाया विदेश मंत्री बनाकर। और उनके सम्मान में कभी, जब तक 5 साल वो मंत्री रहीं, तब तक कभी कोई कमी आने नहीं दी। उनको कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उन्होंने विरोध किया था इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। और सुषमा स्वराज ने भी अपनी ओर से इस तरह का कोई संकेत, कोई इशारा, कोई ऐसी बात नहीं कही कि वो विरोध में थी नरेंद्र मोदी के, इसलिए जो है वो इस तरह का रवैया अपना रही हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये कहानी थी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की। अब आप समझिए कि कितनी लड़ाई लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं नरेंद्र मोदी। अपनी ही पार्टी में उस नेता ने सबसे ज़्यादा विरोध किया जिसने नरेंद्र मोदी को गढ़ा बनाया। लाल कृष्ण आडवाणी को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जिसको हमने आगे बढ़ाया आज वो पार्टी के शीर्ष पर पहुंच रहा है।
वो प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। देश की जनता उसकी ओर उम्मीद की नज़र से देख रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह का जो आलम था मनमोहन सिंह सरकार में, उससे लोग इतना आजिज आ चुके थे कि अगर लोगों का बस चलता तो चुनाव शायद पहले करवा लेते कि इस सरकार को बाहर करो, और उम्मीद के रूप में सिर्फ और सिर्फ मोदी नजर आ रहे थे। इस बात को आडवाणी जैसा कुशल राजनेता, अनुभवी राजनेता कैसे नहीं देख पाया। इसीलिए कहते हैं राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे कारणों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि आपको सच दिखाई नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी के पक्ष में थे या विरोध में थे वो अलग बात है, व्यक्तिगत पसंद नापसंद अलग बात है, लेकिन राजनीतिक सच्चाई से कैसे इनकार कर सकते थे लालकृष्ण आडवाणी, लेकिन उन्होंने किया। देखिए, मैंने पहले भी एक दो बार जिक्र किया है आडवाणी जी का। कई लोगों ने कहा कि लगता है आपकी आडवाणी जी से कोई खुन्नस है, नाराज़गी है, इस वजह से बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक, बीजेपी को गढ़ने में, बढ़ाने में आडवाणी जी से ज़्यादा योगदान किसी और भाजपा नेता का नहीं। लेकिन 2005 तक पाकिस्तान में जिन्ना की मज़ार पर जाने के बाद से उनका जो रुख रहा वो न तो पार्टी के पक्ष में था, न विचारधारा के पक्ष में था, और न संगठन के हित में था। तो इसलिए मेरा जितना विरोध और ये सब बातें हैं वो उनमें आए इस बदलाव के कारण है। इसका ये मतलब नहीं कि उनका योगदान कहीं से उसको कोई कम कर सकता है। उनका योगदान हमेशा जब तक भाजपा रहेगी याद किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसके बाद अगर जिन लोगों ने उन पर भरोसा जताया, उस भरोसे पर खरे उतरे। कोई सरकार जो भ्रष्टाचार का विरोध करके उसके खिलाफ आंदोलन लड़कर सत्ता में आई हो, सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को भूल गई। वो चाहे मोरारजी जी की सरकार हो, चाहे वीपी सिंह की सरकार हो, नरेंद्र मोदी नहीं भूले। उनको मालूम था कि ये मैंडेट उनको सबसे ज़्यादा मिला है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए, और 7 साल से लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए जनता का प्रेम उनके प्रति, जनता का स्नेह, समर्थन आज तक बना हुआ है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।